हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई समझौता या युद्ध विराम हो पाएगा, क्योंकि ट्रम्प के पहले भी अगर देखा जाए तो जी रशिया की और अमेरिका की एक बहुत जबरदस्त दुश्मनी रही है, कॉम्पिटिटिव माहौल रहा है। और जिस हिसाब से रशिया को जानबूझ करके नाटो ने स्पेशली यूएसए की अगुवाई में किया है, तो पुतिन इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर पुतिन कंप्रोमाइज करेंगे तो उनकी शर्तें ऐसी होगी कि जिससे मतलब ये निकलेगा, मीनिंग या मैसेज ये जाएगा कि रूस की जीत हुई है। क्योंकि अगर यूक्रेन को सपोर्ट वगैरह ना मिले तो यूक्रेन की कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है रसिया के सामने। तो युद्ध विराम को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, और युद्ध विराम पे अगर सहमति होगी तो पुतिन के शर्तों पे होगी कि क्या मैसेज दुनिया को देना है। जी। जी। अखिलेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इस पूरे युद्ध को लेकर बात करें, ट्रंप हमेशा से चाहते थे कि इसका श्रेय भी उन्हें मिले कि युद्ध विराम उन्होंने करवा दिया। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ट्रंप अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त का भी मुझे उनका बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं इस युद्ध को तुरंत ही रुकवा देता। यानी कि क्रेडिट टेकिंग की जो बातें सामने आती हैं ट्रंप को लेकर, वो भी कह सकते हैं कि ट्रंप किसी भी तरीके से क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया। देखिए, ट्रम्प की एक चीज से पूरी दुनिया बड़ी प्रभावित थी। कैंपेन के पहले ही, इलेक्शन के जी टाइम पे ही, चुनाव के पहले ही उन्होंने ये बोला था, यानी वो युद्ध के खिलाफ थे। वो ये बोलते थे कि शांति होनी चाहिए, ये सारे युद्ध नहीं होने चाहिए। जी तो पीसफुल गेस्चर ये बहुत अच्छा था और दुनिया इससे प्रभावित भी थी। जी लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनके जो डिसीजंस रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से एक्टिव वॉर नहीं तो शीत युद्ध पूरी दुनिया में, कोहराम प्राइस वॉर वगैरह, ये सब चीजें जो करके उन्होंने किया है। लेकिन ये ब्रिगेशियस मैनर रहा है। जो आदमी खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और जी बिना कोई दूसरा आदमी क्रेडिट नहीं दे रहा है, अपने आप वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने ये रुकवाया। भारत और पाकिस्तान के केस में भी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी यही हुआ, वो झूठे और गलत साबित हुए। और रशिया तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि पुतिन वैसे भी अगर देखा जाए तो बड़े स्टबॉर्न नेचर के हैं पुतिन है। और इसका कोई रोल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब की बार अगर वो ये क्लेम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उनका एक बेवकूफी भरा स्टेटमेंट और वो होगा। दुनिया जब आपको क्रेडिट दे तो वही क्रेडिट वैल्यूएबल और एक्सेप्टेड होती है। खुद जी क्रेडिट लेना, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जी। अखिलेश जी, लेकिन जी। दूसरी ओर एक गौर करने की बात यह भी है कि ट्रंप बड़े मंच पर आकर यह कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध में रुकवाना चाहता हूं जब से राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ही वो राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन को मिसाइलें दे रहे हैं कि यूक्रेन रूस के ऊपर अटैक कर सके। हाँ देखिए, अमेरिका के बेसिक नेचर को एज ए कंट्री अगर देखा जाए तो उसके जी बेसिक नेचर को समझना चाहिए। वो जी चाहे ट्रम्प रहे हो या जी इसके पहले के भी अमेरिका के सैकड़ों साल, 200 250 साल उनका लोकतंत्र का इतिहास है, अगर सबको उठा के देखा जाए जी तो अमेरिका की एक ये राष्ट्रीय नीति है कि हर तरीके से अपने हित को साधना। स्पेशली सीआईए वगैरह जो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, तो वो एक तरफ दुनिया को दिखाते कुछ और है और भीतर भीतर होता कुछ और है। जी तो जो स्ट्रेटजिस्ट है या जो इन चीजों के माहिर है, जानकार है, तो जैसे मैं, अगर मुझे देखा जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं अमेरिका के पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी राष्ट्रपति या ट्रम्प के जो है नेचर का नहीं, क्योंकि जी वो भी प्रेशराइज रहते हैं सीआईए वगैरह इन सब एजेंसी के हाथों में। तो उनके इंडिविजुअल नेचर का कोई मैनर नहीं है। ये अमेरिका की राष्ट्रीय और घोषित नीति है कि जहां अपना फायदा बने किसी भी तरीके से करके, एक तरफ शांति की भी बात करेंगे और दुनिया भर में जितने युद्ध हुए हैं तो देखा जाए तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सीआईए या षड्यंत्र वगैरह, जो अभी बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, जी वहां पे षड्यंत्र में ऑफकोर्स सीआईए और अमेरिका वगैरह इन्वॉल्व थे, बात शांति की करते हैं। तो लोगों को, दुनिया को ये समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद अब वो समझ गए हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एज है। बातें कहीं ना कहीं खुल के सूनर और लेटर जो है ग्लोबल वर्ल्ड में आ ही जाती हैं। तो कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा, इसमें आश्चर्य करने की भी बात नहीं है। दुधारू तलवार, दोहरी नीति अमेरिका की हमेशा रही है। जी। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है और जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं, इस चर्चा के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, रुक करूंगा मैं आपका, और जिस तरीके से मेरा ये अंतिम सवाल अभी आपसे था, उससे जुड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आई। एक और युद्ध रुकवाने की बातें कही जा रही हैं, एक और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो, एक और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन हमले ना करे, रूस हमले ना करे, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े हथियार यूक्रेन को मुहैया करवाना, इसको लेकर बैठक भी हो रही है।
हाँ देखिए, मैंने अभी शुरू में ही बोला कि जी अमेरिका की जितनी नीतियां हैं वो अपने फायदे के लिए हैं, डबल एजेस, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दुनिया में ये मैसेज कुछ और देते हैं मीडिया और मीटिंग के सहारे, और अंदर अंदर ग्राउंड लेवल पे इनकी एक्टिविटी कुछ और चलती रहती है। हमें भूलना नहीं चाहिए, आपके दर्शकों को भी भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है वो हथियार है, पहले नंबर पे। अमेरिका की रिचनेस का कारण भी आप ये देखिए, कुवैत वगैरह अभी गए थे, वहां पे 3 या 5 ट्रिलियन डॉलर का सेल्समैनशिप करके आए थे, हथियार बेचे थे। कुवैत वगैरह या वहां पे छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, सऊदी अरेबिया की शायद 7 करोड़ है, उनको इतने हथियारों की जरूरत भी नहीं है। तो आप जबरदस्ती क्यों बेच रहे हैं? खैर वो फोर्स्ड सेल था, लेकिन हथियार बेच करके ही जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है वो हथियार बेच करके ही है। तो दुधारू गाय को कभी भी जो है खत्म नहीं करना चाहेंगे, चारा ये देते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का दूध यानी पैसा या इनकम जो अमेरिका को मिलेगा वो वॉर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दोनों चीजें, एक तरफ वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था, एज ए कंट्री अमेरिका, यूएसए की नीति को और नेचर को समझना चाहिए, न कि करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या किसी और अधिकारी की, वाइस प्रेसिडेंट। उनके इंडिविजुअल नेचर या प्रवृत्ति या थॉट का कोई मतलब नहीं है यूएसए में। वो उनकी अपनी नीति है यूएसए की, एज ए कंट्री की पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कैसे करके रखें, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में इकोनॉमी पे कब्जा कैसे हो, बाजार में कैसे हो, और उसके लिए अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो अमेरिका चूकता नहीं है। तरह तरह के बहाने लगा करके वो अटैक करता है। 50 अटैक की स्टोरी पड़ी है जो कि दुनिया जी जानती है। जी बिल्कुल। जी अब अखिलेश जी, दूसरी ओर लेकिन अगर इस बैठक को लेकर बात करें, हम लोग को लेकर बात करें, अब बड़ी बात यहां पर यह है कि जो यूक्रेन पहले बैकफुट पर था वो अब फ्रंट फुट पर है, यानी कि लगातार वो सामने से आकर हमले कर रहा है और रूस के अंदर जो तमाम जगहें हैं उनको टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है, और उसने साफ कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके पीछे कारण है कि पीछे नहीं हटने के पीछे का कारण यह है क्योंकि पीछे की सप्लाई लाइन अभी वहां पे बरकरार है। जी तो जब तक सप्लाई लाइन बरकरार रहेगी पीछे से, तो यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वंस अ वॉर हैज बीन स्टार्टेड, तो जो आपका स्टॉक अप होता है, जो पाइल्ड मटेरियल होता है, चाहे जी आर्म्स एंड जी एम्यूनिशन हो चाहे रसद हो, एक बार में तो आप एक लेवल पे उसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। इकोनॉमी हिल जाती है अच्छे अच्छे देशों की। लेकिन जहां पूरा नाटो, मतलब 30-40 से ज्यादा देश और यूएसए मिलके सप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से कालजयी टाइप का यूक्रेन हो गया है कि भाई चलो कितना भी करो, आदमियों के, सैनिकों के मरने मारने की कोई चिंता ही नहीं है। मटेरियल आ रहा है, युद्ध मतलब युद्ध की सामग्री, तोप वगैरह सब चीजें आ रही हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन, तो आदमी तो ऐसे में बहुत सालों तक लड़ सकता है। तो रसा को भी अगर वार जीतना चाहता है तो जब तक सप्लाई लाइन को ब्रेकअप नहीं करेगा, गर्भनाल को वो कट नहीं करेगा, तब तक यूक्रेन को रोका नहीं जा पाएगा। या तो फिर भयंकर तबाही कर दिया जाए कि सब कुछ खत्म होके और ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री वहां कब्जा कर ले, तभी रुक सकता है। अखिलेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर एक सामने आई है, क्या जो ये वॉर एम्ड सिचुएशन इस वक्त चल रही है, क्या इस वॉर की सिचुएशन में रूस ये खतरा लेगा? क्या वो कई मोर्चों पर जंग खोलेगा, बाल्टिक देशों पर हमला वो कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, आज जो है अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वो हो गया है, युद्ध हो गया है। एक जमाना था जबकि मैन पावर यानी जी कि सोल्जर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी अगर कई मुहाने पे, कई वॉर फ्रंट पे आपको लड़ना है। जी तो रशिया के पास अनडाउटली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत है, जहां मिसाइलों से और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, तो रसिया जी भी उसमें एक तरीके से अद्वितीय है। दुनिया के किसी भी कोने पे वो अटैक कर सकता है। तो एक दो जी और देशों के साथ इंगेज होने में रसिया को टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इतने ज्यादा बम, गोले वगैरह जो आर्म्स एंड एम्युनिशन होते हैं उसकी भी कमी रसिया के पास नहीं है। रसिया के पास स्टोरेज भी, इसके पहले, यूक्रेन के पहले अगर युद्ध नहीं हुआ था तो भी रसिया के पास कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, क्योंकि आर्म्स एंड एम्युनिशन वो भी कई देशों को सप्लाई करता था, जी बेचता था। तो आर्म्स एंड एम्युनिशन की स्टोरेज और प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन लाइन जो होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन लाइन,
वो रसिया के पास जबरदस्त है। जी। तो वो 2-4 देशों के साथ और भी वो लड़ सकता है अगर उसको ये लगता है कि ये देश भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं या खुराफात कर रहे हैं। और पुतिन जैसा आदमी जो कि उसी फील्ड में उनका कैरियर रहा है, जो बड़े स्टेपबान है, आप देखा जाए बहुत जिद्दी टाइप के हैं अपने राष्ट्र के लिए, तो डेफिनेटली वो इंगेज कर सकते हैं, उनको गुरेज नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश जी, जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लेकर बातें चल रही हैं, अगर बात यूक्रेन को लेकर की जाए, जिस तरीके से यूक्रेन ने ये ऐलान किया कि हम नहीं रुकेंगे, अब हम हमले करते रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर रूस भी ये कह रहा है कि जो हमारे टारगेट है, जब तक हम उन्हें अचीव नहीं कर लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तक देखा जाए तो दोनों देशों का जो मनोबल है, चूंकि यूक्रेन का हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइपलाइन उनकी सप्लाई की मेंटेन है, जी। खुद प्रोडक्शन करे या ना करे, बहुत सारे देश यूएसए वगैरह मिलके दे रहे हैं, तो मोराल तो हाई रहेगा ही रहेगा। जी। रशिया का जो मोराल है, देखिए उसके पीछे कारण ये है कि रशिया एक सुपर पावर देश रहा है, उसकी एक इमेज रही है और हिस्टोरिकल इमेज रही है। तो अपनी उस हिस्टोरिकल इमेज को बचाने के लिए रशिया भी बैकफुट पे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी वर्षों की, दशकों की, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उसकी एक हिस्टोरिकल इमेज बनी सुपर पावर की, वो फीकी पड़ेगी। तो कोई भी राष्ट्रपति जो होगा वो इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। दिस इज द फैक्टर, ये रीजन है जिसके कारण रशिया भी पीछे हटना नहीं चाहता। दूसरे फैक्टर और भी है कि यूक्रेन वगैरह जो है, अगर अमेरिका के साथ आ जाए, नाटो में अगर शामिल हो जाए, तो रसिया के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। उसमें कुछ और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि बिना जमा हुआ पानी समुद्र का, समुद्री यात्रा के लिए मटेरियल वगैरह जहाजों के आने जाने के लिए इसकी थोड़ी दिक्कत रसिया में है। तो रशिया तो नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत जबरदस्त चैलेंज है। अगर वो पीछे हट गया तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से आत्मसमर्पण होगा, वो जी। किसी हद तक जाएगा। देखिए, सैंक्शन वगैरह तो पहले भी लगे थे, लेकिन रशिया ने अच्छी कमाई की उसी सैंक्शन के दौरान, अपने पेट्रोल वगैरह बेच करके। वो हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, इंटरनल इकोनॉमी होती है, वो उससे सरवाइव करेंगे। ये तो सर्वाइवल की यहाँ पे बात आ गई है जिस हिसाब से युद्ध हो रहा है। जी। जी।